Hello students, welcome to your computer class. Now, yesterday we had taken the topic of the compiler. Compiler means compilation process. What is the compiler? Compiler is the translator. What it translating? It translating the source code program to the machine code. Why? Because computer can understand. Computer is the electronic device. He can understand only machine language. So compiler is the mediator or the translator which translate source code program which is in the high level language to machine level language, so the computer can understand what to do and computer can execute the program. Right? आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसको केवल एक ही भाषा समझ में आती है, तो आपने किसी भी दूसरी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में अपनी समझ में आने वाली भाषा में अपने प्रोग्राम लिखा है तो उसको कंपाइलर मशीन कोड यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि काम तो कंप्यूटर ने ही करना है ना। आपने प्रोग्राम किसके लिए लिखा है? अपने लिए थोड़ी ना लिखा है, कंप्यूटर के लिए लिखा है। उस काम में जो लिखा है वो करना कंप्यूटर को है, तो कंप्यूटर करेगा कैसे? जब उसकी समझ में आएगा। समझ में आने के लिए जरूरी है कि वो प्रोग्राम उसकी भाषा में हो, तो ये काम आपका कंपाइलर करता है, कन्वर्ट द सोर्स कोड प्रोग्राम टू द मशीन कोड। कल मैंने प्रोसेस बताया था, सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग, देन एनालिसिस, सिंथेसिस, conversion to the object code, assembly language, then convert to the linking, convert to create the exe, and then loading. Complete one. सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग करता है, मीन्स नेसेसरी अननेसेसरी हटाएगा, नेसेसरी ऐड करेगा। उसके बाद एनालिसिस चेक करेगा सारे सिंटैक्स सही है कि नहीं है, सिंबल टेबल क्रिएट किया, सारे टोकन सही है कि नहीं है, सिंबल टेबल क्रिएट किया। उसके बाद चेक किया सिंटैक्स ट्री, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखा है तो सिंटैक्टिकली सही है कि नहीं है, मतलब एक ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग दो ऑपरेंड, तीन ऑपरेंड वाला है तीन ऑपरेंड, एक वाला ऑपरेंड वाला तो एक ऑपरेंड है कि नहीं है। सिंटैक्स ट्री क्रिएट की, बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो एरर जनरेट की। अगर सारी एरर्स, पूरा प्रोग्राम सिंटैक्टिकली सही है तो असेंबली कोड क्रिएट किया। थर्ड फेज आपका असेंबल, वो आपका असेंबली कोड लेके EXE में क्रिएट किया। उसके बाद लिंकर प्लेस, लिंक क्रिएट किया, मतलब जितने भी आपने मॉड्यूल ऐड किए हैं उन सारे फंक्शन को जहां जहां कॉल किया उस जगह से लिंक करना, ताकि आप फंक्शन कॉल करें तो कंट्रोल वहां पर जा सके। पता होना चाहिए ना कि अगर मैं ये फंक्शन कॉल किया तो एक्चुअल में फंक्शन की कोडिंग कहाँ है, वहां जा सके। ठीक है। और उसके बाद लोडिंग द कंप्लीट प्रोग्राम। बेसिकली लोडर इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंपाइलर। लिंकिंग, आफ्टर लिंकिंग द EXE इज क्रिएटेड एंड द वर्क ऑफ द कंपाइलर इज ओवर। लोडिंग मतलब जितने भी टाइम आपको प्रोग्राम को रन कराना है, मेन मेमोरी में लोड किया, वो काम लोडर का होता है, नॉट द वर्क ऑफ द कंपाइलर। नाउ इंटरप्रेटर। Interpreter is also the translator. Same work means source code को machine code में convert करता है. Why? So that computer can understand what the work is to be done. करना क्या है, अगर उसकी भाषा में नहीं होगा तो वो कैसे करेगा। तो योर इंटरप्रेटर इज ऑल्सो द ट्रांसलेटर, जो आपकी भाषा के लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर उस काम को कर सके। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार में लेके कंपाइल कर कन्वर्ट करता है और क्रिएट करता है EXE। इंटरप्रेटर इस काम को लाइन बाय लाइन करता है। लाइन बाय लाइन मीन्स जस्ट अज्यूम 25 लाइन प्रोग्राम है, अब कंपाइलर पूरा 25 लाइन एक बार में लेगा, सारे प्रोग्राम की एक बार में सिंटैक्स देखेगा, एरर देखेगा, सॉल्व करेगा और EXE क्रिएट करेगा। आप उस EXE को रन कराते हैं। ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, 25 लाइन का प्रोग्राम है, पहली लाइन ली, मशीन कोड में कन्वर्ट की, रन कराई,
दूसरी लाइन ली, मशीन कोड में कन्वर्ट की, रन कराई, तीसरी लाइन ली, यानी इंटरप्रेटर कन्वर्जन का काम करता है, लेकिन ये काम वो लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है। नाउ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ऑन सम टॉपिक, जब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस बेस्ड ऑन सम पॉइंट। पहला, इनपुट, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एज अ इनपुट लेता है और इंटरप्रेटर टेक वन लाइन। इनपुट का मतलब होता है काम कर रहा है, डेटा, जिस डेटा पे काम कर, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार में लेगा एज अ डेटा काम करने के लिए, और इंटरप्रेटर एक लाइन लेगा, कन्वर्ट करेगा, रन कराएगा, फिर दूसरी लाइन लेगा। मीन्स एज अ इनपुट इसमें पूरा प्रोग्राम जाता है, एज अ इनपुट में केवल एक लाइन जाती है। द सेकेंड, आउटपुट, इट क्रिएट अ .exe फाइल, दैट इज आउटपुट। पूरा प्रोग्राम लिया, कन्वर्ट किया, exe क्रिएट की, और आप उस exe को रन करा रहे हैं। इंटरप्रेटर कोई exe नहीं क्रिएट होती, नो exe, नो .exe फाइल। एक लाइन ली, कन्वर्ट की, रन कराई, कोई आउटपुट, वो आउटपुट जो रन होने पे आ रहा है वही आउटपुट है, कोई ये exe फाइल जनरेट नहीं करता। मेमोरी, अब जस्ट थिंक मेमोरी रिक्वायरमेंट। प्रोग्राम बड़ा है, पूरा प्रोग्राम ये एक बार में लेके पूरे प्रोग्राम पे काम कर रहा है, तो इसकी काम करते वक्त मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कि पूरा प्रोग्राम लिया है ना। ठीक है। और इंटरप्रेटर एक लाइन ली है, तो उस एक लाइन को लेने में मेमोरी कम नहीं आएगी, तो इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है मेमोरी की, और इसकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि इनपुट की साइज इसकी बड़ी है, इसकी इनपुट की साइज छोटी है। एरर्स, ये पूरे प्रोग्राम का एरर एक बार में जनरेट करता है। 100 लाइन का प्रोग्राम है, तो पूरी 100 लाइन में कितनी एरर है, पूरी की पूरी एक बार में जनरेट करेगा। और एक जनरेट एरर, केवल एक ही लाइन ली, तो उस एक लाइन में अगर कोई एरर है तो वो उस लाइन को एरर को जनरेट करेगा। ये पूरे प्रोग्राम की एरर और लाइन नंबर के साथ एक एरर फाइल के उसमें जनरेट करता है। ठीक है। और ये जब एक ही लाइन लिया है, तो उस एक ही लाइन में कहीं एरर है तो जनरेट कर देगा, नहीं है तो कन्वर्ट कर देगा। ऑलवेज रिक्वायर्ड, नो, आपका कंपाइलर पूरा प्रोग्राम लिया, exe क्रिएट किया, अब इस कंपाइलर की नीड खत्म। मतलब अब आप चाहे जितनी बार उस exe फाइल को रन कराइए, कंपाइलर की हमें कोई जरूरत नहीं है। उस exe को किसी दूसरे मशीन पे ले जाके भी आप रन कराइए, और दूसरी मशीन पे कोई कंपाइलर नहीं है तो भी आपकी exe रन हो जाएगी, बिकॉज नो नीड ऑफ एनी कंपाइलर टू कन्वर्ट। पूरा प्रोग्राम वो exe क्रिएट कर चुका है, अब कंपाइलर की कोई नीड नहीं है। इंटरप्रेटर ऑलवेज रिक्वायर्ड, एक लाइन ले रहा है, कोई exe क्रिएट की नहीं, तो जितनी बार आपको उस फाइल को रन कराना हुआ उतनी बार हमें इंटरप्रेटर चाहिए, उतनी बार वो एक लाइन लेगा और रन कराएगा। तो ईच टाइम वी नीड अ इंटरप्रेटर because it is not creating any exe file. So each time an interpreter is required to convert the line and to execute the line. Workload on compiler, इसने एक बार काम कर लिया, इसका वर्कलोड खत्म, less, once और कैन से once। इस पर वर्कलोड केवल एक बार पड़ता है, एक बार पूरा प्रोग्राम लिया, exe में कन्वर्ट किया, काम खत्म। अब इस पर और वर्कलोड नहीं डालना है। इंटरप्रेटर पर वर्कलोड हर समय पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार आपको इस प्रोग्राम को रन कराना है उतनी बार उस इंटरप्रेटर पर डालना पड़ेगा, उतनी बार वो उसको वापस
एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करेगा और वापस रन कराएगा। तो वर्कलोड इंटरप्रेटर पर बार बार पड़ेगा, इस पर केवल एक बार पड़ेगा। इस पे ईच टाइम व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट फाइल, उस पर वर्कलोड बार बार पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंस। नाउ रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Chapter number 1, software, system software, operating system. Remember, what is operating system? Operating system is a system software which handle and manage all the hardware of your computer system. Operating system एक system software, वो प्रोग्राम जो हार्डवेयर रिलेटेड वर्क को करता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को मैनेज करने का काम, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग को बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट। आईओ मैनेजमेंट। और फाइल मैनेजमेंट। ये कंप्यूटर की वर्किंग होती क्या है? जब भी किसी प्रोग्राम को रन होना हो तो देखिए, आपका मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी सब बताई है। प्राइमरी मेमोरी इज द रैम विच इज द वोलेटाइल वन, मीन्स पावर ऑफ होते ही चीज चली जाती है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पर आपके वो सारे प्रोग्राम हैं जो हैं। अब आपको उसमें से किसी मान लीजिए आपको MS वर्ड को रन कराना है, ठीक है। आपने MS वर्ड पर डबल क्लिक किया, नाउ द वर्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठाकर लाने में सबसे पहला काम हार्ड डिस्क से उठाकर उसे मेन मेमोरी में डालना, ठीक है, तभी वो रन होगा। उसके बाद उसको प्रोसेसर असाइन करना, उसके बाद उसको जितनी भी जरूरी आईओ डिवाइसेस है, जैसे मॉनिटर अगर MS वर्ड को मॉनिटर असाइन होगा तभी तो MS वर्ड के प्रोग्राम का रिजल्ट आपको मॉनिटर पे दिखाई पड़ेगा। कीबोर्ड से लिख रहे हैं, उसको कीबोर्ड मिलेगा तभी आपके कीबोर्ड पे जो की प्रेस है वो उस प्रोसेस की तरफ जाएगा। तो मॉनिटर असाइन करने का काम, जितनी भी आईओ डिवाइस की जरूरत है वो आईओ डिवाइस असाइन करने का काम, प्रोसेसर असाइन करने का काम, रन कराने का काम प्रोसेसर करता है, पर प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन करना मतलब प्रोसेसर किस समय कौन सा प्रोग्राम रन कराएगा ये ओएस डिसाइड करता है, ठीक है। उसको प्रोसेसर असाइन करने का काम कंप्लीट हो जाए तो वापस हार्ड डिस्क पे डालने का काम, पूरा काम आपका ओएस करता है। मीन्स जितने भी प्रोग्राम रन होते हैं उन सारे प्रोग्राम को जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी देने का काम, सारी की सारी रिक्वायरमेंट देने का काम और उनसे वापस लेने का काम। वापस लेने का क्यों? इसलिए क्योंकि कीबोर्ड तो एक ही है। एक समय में आप MS वर्ड पे लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने 2 खोला, एक आपने MS वर्ड खोल दिया और एक आपने वर्डपैड खोल दिया या एक और कुछ कोई और खोल दिया। अब तीनों पर एक साथ लिखना है, एक साथ में एक समय में एक की प्रेस करेंगे तो किसी एक पर ही जाएगा ना। तो ये ओएस देखता है कि
कि एक समय में वो कीबोर्ड किस प्रोसेस पर असाइन है। आपको दूसरे को डालना है तो वो एक से लेकर दूसरे को देने का काम भी आपका, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये करना है, पर करने का काम तो ओएस ही करता है। तो ओएस का थ्रूपुट कैसे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कितने प्रोग्राम, ये ऊपर वाला जितना बड़ा हो, दैट इज कॉल्ड द थ्रूपुट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी बताता है, मतलब वो कितने ज्यादा, ऊपर वाला जितना बड़ा और नीचे वाला जितना छोटा हो, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, थ्रूपुट उतना ज्यादा बढ़ेगा। मतलब जितने कम समय में वो जितने ज्यादा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करा पाएगा, उसका थ्रूपुट उतना ज्यादा होगा। उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, दैट इज द मेन एम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच डिसाइड इट्स थ्रूपुट। अब उसका जो काम है वो इन 4 कैटेगरी में आप बांटते हैं, और इन 4 कैटेगरी में आता क्या क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब व्हाट इज द प्रोसेस? रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड द प्रोसेस। एक प्रोग्राम अगर किसी समय वो हार्ड डिस्क पर है तो उसको प्रोग्राम बोलेंगे, उसको प्रोसेस नहीं बोलेंगे। जब वो रन होने के लिए आ रहा है उस समय उसको प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम आया, उसको जितनी भी नीड है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको देना, इंटरप्ट हैंडलिंग, प्रोसेसर अलाउ करना, जितनी भी चीजें उसको चाहिए वो सारी की सारी उसको देना, और क्रिएशन से लेके कंप्लीशन तक के बीच में जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस मैनेजमेंट में आते हैं, और वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में आती है आपकी मैनेजिंग योर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी। जब कोई प्रोग्राम आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम आया कहाँ पे आएगा? तो मेन मेमोरी में ना, और मेन मेमोरी में कहाँ पर आएगा ये ओएस डिसाइड करता है। मतलब और प्रोसेस को मेन मेमोरी अलोकेशन का काम, इस मेन मेमोरी में ना मेनली होता है अलोकेशन, प्रोटेक्शन, डी एलोकेशन। अलोकेशन का मतलब होता है कोई प्रोग्राम रन होने के लिए आया, अब उसको मेन मेमोरी अलोकेट करनी है, तो ये ओएस का काम होता है कि वो उस प्रोसेस को मेन मेमोरी अलोकेट करे। प्रोटेक्शन, अब यहाँ पर मेन मेमोरी आपकी ऐसे है रैम, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस एरिया में कोई प्रोग्राम है और ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहां से किसी और को दे दिया तो ये वाला हिस्सा तो ओवरराइट हो गया। प्रोटेक्शन, ये ओएस देखता है कि अगर कोई एरिया उसने किसी प्रोग्राम को दे रखा है तो वो एरिया बाकी सबसे प्रोटेक्टेड रहे। जितनी देर वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में है पहले वाला, उतनी देर किसी दूसरे को उसका एरिया अलोकेट नहीं होना है। ठीक है। डी एलोकेशन, प्रोग्राम कंप्लीट होके निकल गया तो वो जो मेमोरी उसको अलोकेट की थी उसको वापस फ्री करना, ताकि कोई नया आए मेमोरी की डिमांड करे तो उसको वो अलोकेट की जा सके। ठीक है। आईओ मैनेजमेंट। आईओ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मैनेजिंग योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके प्रोसेस से, आपके कंप्यूटर से अटैच हैं। बेसिकली इट्स अ वर्किंग, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जितने भी आईओ डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर हैं, और योर ओएस इज अ सॉफ्टवेयर। दिस आर डीलिंग बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वो डीलिंग होती कैसी है? इट्स अ बिटवीन डिवाइस ड्राइवर एंड डिवाइस कंट्रोलर।
It is the software portion, it is the hardware portion. What is the device controller? Device controller मतलब हाँ, कभी आपने CPU देखा है? CPU में पीछे से पोर्ट्स बने होते हैं. नहीं देखा है तो जब आप स्कूल आइएगा CPU को पीछे से देखिएगा, जहां पर भी सारे प्लग्स जाके अटैच होते हैं हर डिवाइस के. दैट इज द बैक साइड ऑफ द CPU. ईच पोर्ट इज कॉल्ड द डिवाइस कंट्रोलर. आपका सारे डिवाइस जाकर पीछे किसी न किसी पोर्ट से अटैच होते हैं और हर पोर्ट का यूनिक नंबर होता है. ठीक है, मतलब जैसे कीबोर्ड अलग पोर्ट से अटैच हुआ, माउस अलग पोर्ट से अटैच हुआ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अलग से अटैच, अलग अलग पोर्ट से अटैच हुआ. अब किसी पोर्ट से डेटा आ रहा है, पोर्ट नंबर डिसाइड करता है कि ये कीबोर्ड से डेटा आ रहा है, कि माउस से डेटा आ रहा है, कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से डेटा आ रहा है. और पोर्ट से डिसाइड करने के बाद हर डिवाइस का इक्विवेलेंट डिवाइस ड्राइवर यानी सॉफ्टवेयर होता है, जो उस डिवाइस के डेटा को कैसे हैंडल करना होता है वो प्रोग्राम उसमें लिखा होता है. अब ओएस ने देखा कि इस पोर्ट नंबर से आया है, मतलब इस डिवाइस से डेटा आ रहा है, तो वो उसके डिवाइस ड्राइवर को ट्रांसमिट किया. जैसे कीबोर्ड से डेटा आ रहा है तो कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर हैंडल करेगा कि उस डेटा को कैसे हैंडल करना है. माउस से आ रहा है तो माउस का डिवाइस ड्राइवर डिसाइड करेगा कि उस डेटा पे क्या करना है, कैसे करना है. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से आ रहा है तो उसका डिवाइस ड्राइवर, प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं तो प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, मतलब प्रिंटर पे डेटा भेजना है तो प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर डिसाइड करेगा कि किस पोर्ट के थ्रू डेटा भेजना है. सेम आउटपुट डिवाइस, अगर प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर डिसाइड करेगा कि अगर प्रिंटर इस पोर्ट से अटैच है तो डेटा हमारा इस पोर्ट पे जाए, तभी वो प्रिंटर पे जाएगा, नहीं तो वो स्पीकर पे नहीं, किसी भी पोर्ट से थोड़ा ना निकल जाएगा. डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर, basically it's a dealing between device controller and device driver. Device driver is the software portion and device controller is the hardware. And this dealing is done by the operating system, come in the chapter of the IO management. Now the file management. File management means managing your secondary storage device. आपका हार्ड डिस्क, अब सॉफ्टवेयर, दिस इज ऑल्सो द डीलिंग बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब जैसे मान लीजिए आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, एमएस वर्ड खोला, फाइल क्रिएट की, फाइल सेव खोला, डायरेक्टरी चूज की, फाइल नेम चूज किया, सेव पे क्लिक किया, फाइल सेव हो गई. अगले दिन आए, डायरेक्टरी का नाम दिया, फाइल का नाम दिया, आपकी वो फाइल ओपन हो गई. आपको एकदम अच्छे से पता होता है कि हाँ फाइल तो मेरी हार्ड डिस्क पे सेव हुई है, और ये भी पता होता है कि हार्ड डिस्क इज नॉट अ डायरेक्टरी एंड द फाइल. हार्ड डिस्क आपकी सिलेंडर, ट्रैक्स और सेक्टर्स के फॉर्मेट में होती है, जिसमें डेटा आपका बाइट्स के फॉर्मेट में स्टोर है. नाउ दिस इज द वर्किंग ऑफ द ओएस. वो आपसे डायरेक्टरी का नाम, फाइल का नाम ले और जाकर उसको किसी ट्रैक, किसी सिलेंडर, किसी ट्रैक और किसी सेक्टर पर स्टोर करे, और इस बात की रिकॉर्ड कीपिंग रखे कि जो आपकी फाइल है वो किस डायरेक्टरी को बिलोंग कर रही है, नाम क्या है और किस ट्रैक और किस सेक्टर पे है, ताकि जब आप उसको ओपन करने के लिए कहें तो पहले तो चेक करें पर्टिकुलर डायरेक्टरी में इस नाम की फाइल है कि नहीं है. आप अगर गलत नाम दें तो आपको बता दें फाइल नॉट फाउंड. अगर आप सही नाम दें तो पर्टिकुलर उस ट्रैक और उस सेक्टर पे जाकर वो फाइल लाकर आपको वापस कर सके. दिस वर्किंग इज द मतलब यूजिंग द फाइल एलोकेशन टेबल क्रिएट करता है ओएस, जिसमें इस हार्ड डिस्क पर जितनी भी फाइलें हैं उसकी पूरी रिकॉर्ड कीपिंग होती है, और उस टेबल के थ्रू वो सारे फाइल को वो एक्सेस करता है और आपको सप्लाई करता है. मतलब इधर तो आपके बाइट्स के फॉर्मेट में है, और जो आपको दिखाई पड़ता है वो तो डायरेक्टरी ऑफ फाइल और वर्ड्स दिखाई पड़ते हैं. तो कंप्लीटली डीलिंग बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डन बाय द ओएस इन द फाइल मैनेजमेंट चैप्टर. राइट, नाउ द कंप्लीट वन. टुमारो वी विल टेक अप द प्रोसेस मैनेजमेंट इन डिटेल. प्रोसेस मैनेजमेंट में वो क्या क्या काम करता है और कैसे करता है.